सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंदर आता है उसकी वीडियो देखेंगे और यूनिट 3 को हम कंप्लीट कवर कर रहे होंगे आज की वीडियो में। तो इसमें सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि पहला आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे। और वो सिस्टमेटिक अप्रोच हो सकती है हमारी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर के, प्रोजेक्ट के स्कोप को लेकर के, प्रोजेक्ट के प्लानिंग को लेकर के, एग्जीक्यूशन को लेकर के, क्लोजर तक। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी वो सारी की सारी हमारी एक सिस्टमेटिक अप्रोच में होंगी परफॉर्म, और वो सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ रही होंगी। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के अंदर प्लानिंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा और कंट्रोलिंग होगी। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आप जानते हैं यदि आपको जैसे फाइनल ईयर में भी हमको एक प्रोजेक्ट मिलता है बीटेक के अंदर, तो वहाँ पे हमको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही जो है हम अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग टाइम, मनी, कुछ भी हमको बेसिकली मनी की भी रिक्वायरमेंट हो रही होती है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मटेरियल की हमको रिक्वायरमेंट होती है, और मैन पावर से हमारा मतलब है कि जो हमारे एक लीडरशिप स्किल्स है वो भी यहाँ पे यूज हो रही होगी। यानी कि हम एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अकेले तो कंप्लीट कर नहीं सकते प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे हमारे वेरियस टीम मेंबर्स प्रेजेंट हो रहे होंगे और उनकी स्किल्स प्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। ये तो था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने का फेज। इसमें हम देखते हैं आइडेंटिफाई नीड, यानी प्रोजेक्ट की हमको रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है, क्या नेसेसिटी है उसकी, नीड क्या है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की। ठीक है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइड आउटकम्स, और हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और उसके आउटकम से हमको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसको आउटकम को गैदर करने के लिए। ठीक है, सेकंड है फॉर्मुलेशन, यानी प्रोजेक्ट को हम एक बड़े स्कोप पे ले जा रहे होंगे, डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को अपने स्कोप तक ले जा सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंसेप्ट और इवैल्यूएशन में आती है पोटेंशियल रिस्क, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो जो जिसकी रिक्वायरमेंट हो रही होगी वो यहाँ पे हमको रिस्क आ रही होंगी। जिससे रिस्क आ सकती है प्रोजेक्ट हमारा कम, यानी कि हमारी जो मनी है वो हमारी प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रही है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर, या फिर प्रोजेक्ट हमारा जो है जो हमको मिला गया है मैनेजर से, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट हमको गिवन है वो हमारा विद इन द टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वो सब चीज़ हमारी फॉर्मुलेशंस के अंदर आ रही होती है। थर्ड है हमारा अप्रेजल। तो अप्रेजल में हम देखते हैं प्रोजेक्ट को असेसमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट का असेसमेंट करते हैं उसकी बेनिफिट्स पे और पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग प्रोजेक्ट अप्रेजल। चौथा है हमारा फेस, दैट इज द सिलेक्शन। इसमें हम क्राइटेरिया को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पे हमारे इवेल्युएशंस के प्रोजेक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन फेज है 5th नंबर का फेज। प्रोजेक्ट कंप्लीशन विद इन एलोकेटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमको गिवन है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसी के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, ये चीज़ हम देखते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर। और लास्ट फेज़ है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लास्ट फेज आता है, इसके अंदर हम देखते हैं प्रायोरिटाइजिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी हुई उसको ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा लास्ट फेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और रेगुलर कम्युनिकेशंस यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट हो रही होती है अपने सुपीरियर से और अपने जूनियर से। ठीक है, उनके टच में रहने के लिए तो कम्युनिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़रूर हो रही होगी। ये तो था रिगार्डिंग फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। आप सब जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है उसकी प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के लिए, यानी वो प्लान कर रहा होगा प्रोजेक्ट को कैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा। सेकंड है पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स। पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आती हैं, यानी कि उसकी लीडरशिप स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और कैसे वो फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो कर रहा होगा जब वो प्रोजेक्ट किसी भी सबमिट कर रहा होगा। उस सबमिट से पहले वो प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करेगा, वेरियस थ्रू ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर वो जा रहा होगा प्रोजेक्ट हमारा, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो हो रही होगी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये सब आपने टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा। सेकंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या आती है, यानी जब भी हम अपनी कम्युनिकेशन को फ्लो करा रहे होते हैं फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम, टॉप डी बॉटम, यानी कि ऊपर सबसे पहले हमारा CEO होगा, मैनेजर होगा, और फिर नीचे फ्लो होते होते हमारे वर्कर होंगे, सप्लायर्स होंगे, और हमारा एक टीम होंगी। ठीक है, तो उसके अंदर आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी,
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर की, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, जनरेट हो रही है, तो उसको रिजॉल्व करते हुए आना चाहिए। हाई एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी जो लेवल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो हमारा हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट में हमारे क्या आ सकें, यानी उसमें हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पा रहे हों। एबिलिटी टू टेक सजेशन, सभी से सजेशन लेना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनके मेरिट्स देखने चाहिए, डीमेरिट्स देखने चाहिए, क्या क्या पे यहाँ पे हमारी चैलेंजेस फेस्ड हो रही होंगी जब भी हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वो यहाँ आता है हमारा, ठीक है। फिर है हमारा नॉलेज ऑफ पीएम टूल एंड टेक्निक। तो नॉलेज ऑफ पीएम टूल एंड टेक्निक के अंदर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निक से वो अच्छा खासा वाकिफ़ होना चाहिए, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी उसको रिस्क लेने से पहले बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए, ताकि वो रिस्क ले सके और अपना सजेशन को इम्प्रूव कर सके, जहाँ जहाँ पे उसकी कमियां हैं उनको पूरी कर सके। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव, उसका नेचर इनिशिएटिव होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसके कारण जो है वो अपने प्रोजेक्ट को जब प्लान से एग्जीक्यूशन तक और एग्जीक्यूशन से कंप्लीशन तक अपने प्रोजेक्ट को ले जा रहा होगा, तो वहाँ पर उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, इनिशिएटिव सोच होनी चाहिए, यानी वो कई सारे डायमेंशंस में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोच रखता हो, ऐसा हमको प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल और की स्किल्स होनी चाहिए। ये तो थे रिगार्डिंग की स्किल्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब हम देख लेते हैं रोल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे नंबर 1 है प्लानिंग, प्लान फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो प्लान बनाना अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। टाइमलाइन के अंदर हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करते आना होना चाहिए। लीडिंग के अंदर आती है हमारी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन से मैंने आपको बता दिया, जब हम प्रोजेक्ट अपना कंप्लीशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन करते वक्त टाइम हमको वेरियस लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं, और वेरियस कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। वेरियस पोस्ट पे हमारे पर्सनस प्रेजेंट हो रहे होंगे और उनसे हमको कम्युनिकेशन करते हुए आना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स लीडरशिप स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते टाइम। आई फॉर स्ट्रेंथ और वीकनेस, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमको पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट के, कहाँ कहाँ पे उसके डीमेरिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे उसके मेरिट्स हैं, ये सब हमें प्रोजेक्ट को लीड करते हुए पता होना चाहिए। थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन। अब जब हमारा लीडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। एग्जीक्यूट के अंदर हम सुपरवाइज करते हैं प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट की वेरियस स्टेज जो हैं उनको एक एक स्टेज को हम देखते हैं और उनसे आउटपुट को निकालते हैं। फोर्थ है हमारा टाइम मैनेजमेंट, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा टाइम विद इन द टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा हो, ऐसा हमको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और फिफ्थ है हमारा बजट, यानी प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारे फंड्स हैं नेसेसरी के लिए वो हमारे पूरे कंप्लीट हो रहे हों, जहाँ जहाँ पे हमको प्रोजेक्ट की फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो वहाँ पे हमारा फंड कंप्लीट हो रहे हों, ये आ रहा हो हमारा बजट के अंदर। सिक्स्थ है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम देखते हैं एनालाइज प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी हुई, ये सब चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख रहे होते हैं। मेंटेनेंस क्या आता है, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो तो यानी कि हम उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसके हमें चैलेंजेस को देखना चाहिए और उसके चैलेंजेस को देखते हुए उसको क्या क्या हमारे मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ये सब हमें देखते हुए आना चाहिए। और उससे हमें समझना चाहिए जहाँ जहाँ पे उसकी वीकनेस है उनकी वीकनेस को मिनिमाइज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की ओर बढ़ते हुए होना चाहिए। तो ये तो थी रिगार्डिंग रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट। तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट के अंदर आती है हमारी प्लानिंग, लीडिंग, एग्जीक्यूशन, टाइम मैनेजमेंट, बजट, डॉक्यूमेंटेशन एंड दी मेंटेनेंस। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। AK2 के अंदर ये हमारा आता ही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सेमेस्टर 7 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं कहीं किसी जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सेमेस्टर 8 के अंदर भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड दी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। किसी के अंदर ये 7 सेमेस्टर में आता है, तो देख लेते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हम फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं और ये फेजेस हमारे इनिशिएशन से क्लोजर तक हो रहे होते हैं। डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि फेज़ 1 है, तो फेज़ 1 हम इनिशिएशन फेज़ है जिसको हम स्टार्टअप फेज़ कहते हैं। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट का पर्पस देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, स्कोप देखते हैं और प्रपोजल देखते हैं। तो वेरियस प्रपोजल कौन कौन से प्रोजेक्ट के, जैसे टेक्निकल प्रपोजल हो गया, मार्केट प्रपोजल हो गया, एनवायरमेंटल प्रपोजल हो गया, ये सब हम आगे पढ़ रहे होंगे क्या क्या ये होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, अब इनिशिएट करने के बाद, स्टार्टअप करने के बाद हम प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे होंगे। प्लान के अंदर देखते हैं हम प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं,
प्लान डिलीवरी देते हैं, क्वालिटी प्लान देखते हैं, कम्युनिकेशन प्लान देखते हैं, बेसलाइन देखते हैं, यानी कि जो हमारा प्लान हमने बनाया है वो हमारा शेड्यूल में, वो हमारा कंप्लीटली शेड्यूल है, और वो जो प्लान जो हमने बनाया है वो टाइमली हमारा कंप्लीटेड हो रहा है या नहीं, ये सब चीज़ हम देखते हैं। वो उस बजट के अंदर है या नहीं, कितनी रिस्क उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने के अंदर, तो प्लानिंग फेज के अंदर ये आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन, थर्ड फेज है हमारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर हम लिख रहे होते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, टीम को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द रिस्क मैनेजमेंट, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट हम कैसे ले रहे होंगे, यानी उसको जब भी हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही होगी तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए टाइम, ठीक है। इशू रिजोल्यूशन, यदि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट बेटर तरीके से हो जाता है और उसके अंदर कोई भी इशू जनरेट होता है तो हमको इशू को रिजॉल्व करते हुए आना चाहिए, ये आता है हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर। और फोर्थ फेज़ है हमारा क्लोजर। अब फाइनली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है, तब हम क्लोजर की तरफ जा रहे होंगे, और क्लोजर में आते हैं हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन, लेसन लर्न, टीम फीडबैक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, यानी प्रोजेक्ट का यहाँ पे कंप्लीशन हो जाता है और क्या क्या हमने उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद सीखा, लेसन लर्न आता है, फीडबैक लेते हैं हम पीपल से कि कैसे कैसे उसके डीमेरिट्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, जैसे कि फ़ोन को लॉन्च करने के बाद हम दुकान पे जाके हम जैसे फ़ोन खरीदते हैं और फ़ोन को घर पे लाने के बाद फ़ोन हमसे फीडबैक लेता है, ठीक है, या फिर दुकानदार हमसे फीडबैक लेते हैं कि आपका फ़ोन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीडबैक लेते हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी ज़्यादातर बजट खर्च हुआ प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, ये सब चीज़ें हम क्लोजर के अंदर देख रहे होते हैं। अब इसका एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हमको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी ही है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा इनिशिएशन के अंदर हम ले रहे होंगे प्रोजेक्ट आइडिया और मार्केट एनालिसिस, मार्केट के अंदर क्या डिमांड है और हमारा प्रोजेक्ट का आइडिया कैसा है, ये हमारा इनिशिएशन फेज में आएगा। सेकंड फेज है हमारा प्लानिंग के अंदर आती है हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, यानी कि जितने भी हमारे BR के स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे, यानी कि हमारे आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है वो हम देखते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हम कैसे बना रहे होंगे, उसके क्या क्या जैसे हमको एक कार कंपनी में कार की फैक्ट्री बनानी है, कार का प्रोडक्शन लगाना है, तो कार के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या उसके लिए हार्डवेयर ज़रूरी है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम ज़रूरी है, कौन कौन सी डिज़ाइनिंग ज़रूरी है, ये सारी चीज़ प्लानिंग के अंदर आती है। कॉस्ट एस्टिमेशन, कितना कॉस्ट हमको रिक्वायरमेंट हो रहा होगा एक प्रोडक्शन को सेटअप करने के लिए, ठीक है, ये हमारा प्लानिंग फेज के अंदर आ रहा होता है। थर्ड है हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब हमने प्लानिंग कर ली तो हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर आएगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे हम, जा करके कैसे कहाँ तक हमारा काम पहुँचा है। बजट ट्रैकिंग, जितना भी हमारा बजट है हमारे पास उसको ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के फेज़ के अंदर हम आ गए हैं। और फोर्थ फेज़ है हमारा फाइनल फेज़, दैट इज़ दी क्लोजर के अंदर आता है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन और हैंड ओवर टू दी ओनर्स, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो है बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन करके तैयार होगी और उसको हम बेसिकली अब ओनर्स के हवाले कर देते हैं, तो ये आता है हमारा क्लोजर के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आप जरूर बना के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें फर्स्ट फेज़ है तो फेज़ 1 हमको शो करता है स्टार्टअप फेज से, सेकंड फेज़ है प्लानिंग का, थर्ड फेज़ है एग्जीक्यूशन का, एंड फोर्थ फेज़ है टर्मिनेशन का, यानी क्लोजर का फेज़। तो ये 4 फेज़ हैं। और इस डायग्राम के वाई एक्सिस में अमाउंट पर मैन आवर स्पेंड, कितना मैन आवर ने स्पेंड किया टाइम, तो ठीक है। और ये एक सेकंड डायग्राम और क्वांटम में गिवन था, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, जैसे कि ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर और टाइम के अंदर ग्राफ है, ये हमको सजेस्ट करता है डिफाइन इट, डिज़ाइन इट, डू इट एंड डेवलप इट, ठीक है। तो ये 4 फेजेज होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्लोजर, ठीक है। इनिशिएशन के अंदर आता है स्टार्टअप, प्लानिंग के अंदर आते हैं प्रोजेक्ट प्लान, क्वालिटी प्लान, ठीक है, और हमारे क्वालिटी प्लान, कॉस्ट प्लान, ठीक है। एग्जीक्यूशन के अंदर आता है हमारा एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और क्लोजर के अंदर आता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है, हैंड ओवर टू दी ओनर्स, ठीक है। ये सब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ दी प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है आइए देखते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इवैल्यूएशन एंड द असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट को असेसमेंट करते हैं यहाँ पे और इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट करते हैं यानी कि प्रोजेक्ट के हम उसके इस वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारी वीकनेसेस हैं वहाँ के उनके अंदर जो इशू आ रहा है उनको रिजॉल्व करने का काम यहाँ पे हम कर रहे होते हैं।
साइंटिफिक टूल एंड फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न, ये एक साइंटिफिक टूल है और एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसके अंदर वेरियस फैक्टर आते हैं, मेंशन करने के लिए आप कर सकते हो, जैसे कि टेक्निकल अप्रेजल है। हम बात करेंगे टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है, यानी टेक्निकली फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैसी है, उसकी टेक्नोलॉजिकली वो हमारा डेवलप्ड हुआ है, तो उसके अंदर हमको क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही होंगी, और वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को डिफाइन करती हैं, डेवलप करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, डू इट करती हैं, ये सब चीज़ें हमारी टेक्निकल अप्रेजल के अंदर आनी होंगी। सिमिलरली हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल है, कमर्शियल अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल, इकोलॉजिकल अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, लीगल, सोशल एंड दी इकोनॉमिकल अप्रेजल। ठीक है, इसके कुछ स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, वो देख लेते हैं। जैसे कि फीजिबिलिटी एनालिसिस, कैसे हमारा प्रोजेक्ट को फीजिबली आसानी तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये आता है। रिस्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट के अंदर कितनी रिस्क है वो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एवेल्युएशन, कितनी इकोनॉमिक वैल्यू हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी, कितनी हमको वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है, कितना बजट हमको नहीं चाहिए, कितने फंड्स हमको रिक्वायरमेंट हो रहे होंगे प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए, ये आता है हमारा इकोनॉमिक एवेल्युएशन में। मार्केट एनालिसिस, मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, मार्केट के अंदर हमारी सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लीट हो रही है या नहीं, ये आता है हमारा मार्केट एनालिसिस में। एनवायरमेंटल अप्रेजल, तो एनवायरमेंटल अप्रेजल में आता है हमारे एनवायरमेंट पे हमारा प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा जब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट क्या आता है उसका। फाइनेंशियल अप्रेजल, लीगल कॉम्पिटेंस एंड डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग से हम अपने प्रोजेक्ट अप्रेजल को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, यानी एबिलिटी टू टेक सजेशन एंड डिसीजन टेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट अप्रेजल को, यानी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर। वही सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निकल अप्रेजल। देख लेते हैं टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है हमारा। टेक्निकल अप्रेजल बताता है हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्निकल, यानी प्रोजेक्ट का असेसमेंट करते हैं, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, टेक्निकली फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो फिजिबिलिटी असेसमेंट, कैसा वो फिजिबल है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख रहे होंगे फिजिबिलिटी असेसमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट प्लानिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है। प्रोजेक्ट को हम प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, उसका क्वालिटी प्लान बनाते हैं, कॉस्ट प्लान बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका जहाँ जहाँ पे इशू आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर उनको रिजॉल्व करने का काम हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन से कर रहे होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट की बात कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी सिलेक्शन हमारा डिपेंड करता है इसके अंदर प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की कितनी कैपेसिटी है, प्रिंसिपल यूनिट कितनी है और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल अप्रेजल में लिख सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए जो जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो रही होगी वो प्रोसेस हम कर रहे होंगे, और वो जो प्रोसेस हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं प्लांट की कैपेसिटी पे, कितने प्लांट का हमारा साइज है उस पर डिपेंड करते हैं, कितनी यूनिट, कितनी प्रोडक्शन यूनिट प्रेजेंट है हमारे पास उस पर डिपेंड करते हैं, और कितनी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उस पर हमारा जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड है हमारा टेक्निकल अरेंजमेंट्स, यानी कि गुड कंसल्टेंट। इसके अंदर आते हैं हमारी कम्युनिकेशंस, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं हमारी मैनेजर्स के साथ, या फिर हमारी जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए जो जो हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनके साथ हमारी कैसी कम्युनिकेशंस है, हमारी टीम मेंबर्स के साथ कैसी कम्युनिकेशंस हैं, हमारी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, तो यहाँ पे हमारी वो सब टेक्निकल अरेंजमेंट के अंदर आ रही होती है। मटीरियल इनपुट, मटीरियल इनपुट के अंदर आते हैं हमारे रॉ मटीरियल्स। ठीक है, फैक्ट्री सप्लाई एंड यूटिलिटीज़, फैक्ट्री के अंदर जो सप्लाई हो रहा है मटेरियल वो कैसा है हमारा, कच्चा मटेरियल कैसा है, रॉ मटेरियल कैसा है हमारा, यानी कि हमारे जो उसके हम कॉस्ट को देखेंगे, डिज़ाइन को देखेंगे, उसके फैब्रिक को देखेंगे, मटेरियल को देखेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, उसके डिज़ाइनिंग को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, मटेरियल की। ठीक है, फिर है प्रोडक्ट मिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू सर्वाइव इन चेंजिंग मार्केट कंडीशन। ये है, इससे मतलब है जब भी हमारा मार्केट के अंदर चैलेंजेस आ रहे होंगे, जब हमारा प्रोडक्ट किसी अदर प्रोडक्ट के साथ या तो क्लैश कर रहा होगा, या फिर वो उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की बनाने की वो हमारी चेंज होगी हो अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट नीड्स, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिक्स आता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, और वो किसी भी कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट हो रहा होता है।
फिफ्थ है प्लांट कैपेसिटी, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, वो हमारा कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा विद इन दी गिवन टाइम पीरियड, ये आ रहा होता है हमारा प्लांट कैपेसिटी के अंदर। लोकेशन और साइट, तो लोकेशन और साइट हमको ऐसी हमको फाइंड आउट करनी है जो कि रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए इजीली अवेलेबल हो, जहाँ पे पावर भी हमारी आसानी से मिल जाए, चीप हो, पावर मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स हमारा अवेलेबल हो और वाटर की अवेलेबिलिटी भी हमारी काफ़ी हो, तो हमको ऐसी लोकेशन और साइट प्रीफर करनी है, चूज़ करनी, ठीक है। सेवन्थ है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी और इक्विपमेंट से हमारा बेसिकली मतलब है स्मूथ फ्लो ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीनरीज। हमको मशीनरी ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसके कारण जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो हमारा स्मूथ हो रहा हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही हो, ठीक है। और मशीनरी और इक्विपमेंट से हमको काफ़ी वाकिफ़ भी होना पड़ रहा होता है, ठीक है, जिसके कारण हम अच्छी तरह से मशीनरी और इक्विपमेंट को जान सकें और उनको जानने के बाद अप्लाई कर रहे हों, ठीक है, प्रोडक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। एट्थ स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स, साइट प्रिपरेशन यहाँ पे हम करते हैं, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं, आउटडोर वर्क्स को हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमको फैक्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, डिज़ाइन में करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, आउटडोर वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही सब चीज़ हमारी सिविल वर्क के अंदर आ रही होती है। नाइन्थ है हमारा एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में देखते हैं हम, एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी अवेलेबल टू न्यूट्रलाइज दिस आउटपुट वेस्ट, यानी जो भी आउटपुट वेस्ट हमारा निकल रहा होगा एक फैक्ट्री के अंदर से, इंडस्ट्री के अंदर से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एनवायरमेंटल आस्पेक्ट के अंदर एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके कारण जो है एनवायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। और टेंथ है हमारा एस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल अप्रेजल इज प्लांट लेआउट। तो ये हमारा फाइनल है, दैट इज़ दी क्वालिटी चेक एट वेरियस पॉइंट्स। उसके बाद हम क्वालिटी को चेक करेंगे वेरियस पॉइंट्स पे, सेफ्टी ऑफ वर्कर की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज दे रहे होंगे, लाइटनिंग को चेक करेंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए एंड दी सुपरविजन ऑफ दी वर्क, ठीक है। तो ये थे हमारे रिगार्डिंग टेक्निकल अप्रेजल और उनके वेरियस आस्पेक्ट्स, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल अप्रेजल आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल अरेंजमेंट्स, प्रोडक्शन मिक्स, मटेरियल इनपुट्स, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन एंड साइट, मशीन एंड इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड द प्लांट लेआउट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दी मार्केट अप्रेजल। तो मार्केट अप्रेजल मैंने आपको बता दिया, मार्केट अप्रेजल वो अप्रेजल होता है जहाँ पे हम मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई देख रहे होते हैं अपने किसकी, प्रोडक्शन की, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए, अपना प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड सप्लाई हमारी पूरी हो रही है मार्केट के अंदर, तो वही हम देख रहे होते हैं, और वो मार्केट के अंदर हमारा सक्सेसफुली स्टेबल हो पाता है या नहीं, ये सब चीज़ें हम मार्केट अप्रेजल के अंदर देख रहे होते हैं। इवेल्युएशन ऑफ द मार्केट कंडीशन टू असेस द पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड कंप्लीशन इन मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट में क्या पोजिशनिंग है हमारे प्रोडक्ट की और उसका क्या पोटेंशियल है मार्केट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या डिमांड है, क्या क्या सप्लाईज़ हैं, क्या क्या सर्विस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसके कारण उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। मार्केट अप्रेजल, प्रोडक्ट एंड मार्केट सक्सेसफुलनेस, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट बनाते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट की डिमांड है तभी हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे होंगे। डिमांड और सप्लाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है और यदि हमारी सप्लाई बढ़ेगी नहीं प्रोडक्ट की, तो उससे हमारी जो हमने अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर हमने जो वेरियस इंडस्ट्री और फैक्ट्री स्टेब्लिश करी हैं वो हमारी बेकार हो रही होंगी, ठीक है, उनका कोई यूज़ आउटपुट नहीं निकल रहा होगा। तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट की, वैसे वैसे हमारी जो है प्राइसिंग भी प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी हमारे वेरियस चैनल्स पे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी यहाँ पे हमको प्रेजेंट हो रही होंगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मार्केट में उतारने के लिए। आस्पेक्ट ऑफ मार्केट प्रेजेंट, मार्केट एनालिसिस, इसमें हम देखते हैं मार्केट का साइज़ क्या है, ठीक है, मार्केट का साइज़ क्या है, डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर, और ट्रेंड्स क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ट्रेंड्स देखते हैं हम, क्या क्या हमारी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी तो नहीं आ रही मार्केट के अंदर, ठीक है, क्या मार्केट हमारा इजी गोइंग है मार्केट प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ये सब चीज़ें हम मार्केट ट्रेंड के अंदर देख रहे होते हैं। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही होगी वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट का सप्लाई भी बढ़ रहा होगा। सेकेंड स्ट्रेटेजिक कंडीशन, इसके अंदर आते हैं हमारे इवेलुएटिंग प्राइसेस, प्राइसिंग को हम इवेलुएट करते हैं। पोजीशनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी कहाँ कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर आ रही होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, पोटेंशियल रिस्क, कहाँ पे हमको रिस्क लेना है, वो सारी चीज़ें हमारी मार्केट अप्रेजल के अंदर आ रही होती हैं।
ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग मार्केट अप्रेजल। तो मार्केट अप्रेजल में क्या है, मार्केट अप्रेजल में आप समझ गए, मार्केट अप्रेजल में हमको एक प्रोडक्ट लेना है, उसको देखना है मार्केट कंडीशंस में वो सर्वाइव कर पाता है या नहीं। यदि वो प्रोडक्ट कंडीशंस चैलेंजिंग हो रही हैं तो हमको प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करना है जिसके कारण जो मार्केट कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके, और जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की वो हमारी प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट से और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हो। ऐसे हमको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। उसको डिज़ाइन करते वक्त हमको उसकी कंपटीशन देखना है, मार्केट की ट्रेंड देखनी है, मार्केट की डिमांड देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे फोकस करना है, मार्केट की साइज़ को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केट प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है। और पोटेंशियल रिस्क, ठीक है, रिस्क भी हमको देखने होंगे मार्केट अप्रेजल के अंदर जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हों, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग मार्केट अप्रेजल। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज़ दी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ दी एनवायरमेंटल अप्रेजल। तो एनवायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है? एनवायरमेंटल अप्रेजल मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंटल अप्रेजल भी हमारा सिमिलरली जैसे हमारा मार्केट अप्रेजल काम करता है, सिमिलरली हमारा एनवायरमेंटल अप्रेजल काम कर रहा होता है। एनवायरमेंटल अप्रेजल के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम यदि प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो हमारा प्रोडक्ट एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा हो, ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरमेंटल अप्रेजल के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। इसके अंदर वेरियस स्टेजेस हैं, जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल अप्रेजल के अंदर फैक्टर रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट नॉट इवेलुएट टू ऑर्गेनाइजेशन सेम एनवायरनमेंट, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन को सेम एनवायरनमेंट में हम इवेलुएट नहीं कर पा रहे होते हैं। फैक्टर रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल अफेक्ट एनवायरमेंटल अप्रेजल। एनवायरमेंटल एज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की एज जो है हमारे एनवायरमेंटल अप्रेजल को अफेक्ट कर रही होती है। थर्ड फैक्टर है हमारा एनवायरमेंटल अप्रेजल का, जो कि अफेक्ट करता है एनवायरमेंटल अप्रेजल को, फैक्टर रिलेटिंग टू स्ट्रेटजीज, यानी कि पॉलिसी मेकर यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम एनवायरमेंटल अप्रेजल की बात कर रहे होंगे तो, ठीक है। सेकंड स्टेज आती है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसके अंदर आते हैं हमारे 3 टाइप के इश्यूज़, हाई प्रायोरिटी इशू, लो प्रायोरिटी इशू एंड द क्रिटिकल इश्यूज़। थर्ड है हमारा दैट इज द स्ट्रक्चरिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल। तो यहाँ पे हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल को, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंटल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो। वी क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल, वन साइड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रेंथ एंड अदर साइड ऑफ द साइड विल बी वीकनेसेस। तो एक साइड शो करता है स्ट्रेंथ को, एक साइड शो करता है वीकनेसेस को, ठीक है। तो एनवायरमेंटल अप्रेजल के अंदर जो हमारे फैक्टर्स आते हैं जो कि रिलेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल को, वो 3 टाइप के फैक्टर हैं, जैसे कि फैक्टर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, फैक्टर रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फैक्टर रिलेटिंग टू स्ट्रेटजीज। फैक्टर रिलेटिंग टू स्ट्रेटजीज के अंदर जो हमारे पॉलिसी मेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल को अफेक्ट करने के लिए। और इसके सेकंड स्टेज आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आते हैं 3 टाइप के इशूज़, हाई प्रायोरिटी इशू, लो प्रायोरिटी इशू एंड द क्रिटिकल इशू। और जो लास्ट स्टेज है हमारी एनवायरमेंटल अप्रेजल की, वो है हमारी स्ट्रक्चरिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल। के अंदर आते हैं हमारी एक साइड हम देखते हैं स्ट्रेंथ को और दूसरी साइड हम देखते हैं वीकनेसेस को एनवायरमेंटल अप्रेजल की, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग एनवायरमेंटल अप्रेजल। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा एनवायरमेंटल अप्रेजल, मार्केट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड इट्स की स्किल्स, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये वीडियो जो है हमारी, इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। बाकी की वीडियो में हम यूनिट 4 बना रहे होंगे, ठीक है। यूनिट 4 हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल रही होगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एक बार और बता दूं, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्ट अप्रेजल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज बात करी। टेक्निकल अप्रेजल से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एनवायरमेंटल अप्रेजल भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज की वीडियो में बात किया, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी की वीडियो में यूनिट नंबर 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कवर कर रहे होंगे, ठीक है। सो सी या, हैव अ गुड डे, बाय।